शुरू की जाएगा ना। ये वाला दोनों कैलेंडर पीछे लगा देते तो ज्यादा अच्छा है, जहां जहां जगह शेष बचे लगा देते। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का चैप्टर का नाम है, देखिए चैप्टर 1 में आप लोग को बहुत सारी चीजें बताई जा चुकी थी। क्लास में शोरगुल आज कम कीजिएगा और मन से सुनिएगा, तो पूरा का पूरा जो है पीछे का जो छूट भी जिनका गया है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय, मतलब इसका क्या हो गया, इनकम ऑफ द स्टेट एंड कंट्री, है कि नहीं? क्योंकि राज्य का मतलब क्या होता है, राज्य, और राष्ट्र का मतलब क्या हो गया, देश। तो राज्य, जैसे हम लोग बिहार राज्य के वासी हैं, बिहार राज्य के वासी को क्या कहा जाता है, बिहारी। तो हम लोग उसी प्रकार से महाराष्ट्र वाले को क्या कहा जाएगा, मराठी, बंगाल वाले को, हरियाणा वाले को, पंजाब वाले को, यानी जो जिस राज्य के वासी हैं उनको उस राज्य से जो है के वासी के तौर पे संबोधित किया जाता है। हालांकि भाषा के आधार पर जो विभाजन हुआ था ना, इसलिए बंगाली भाषा के आधार पर बंगाल है ना, उसी प्रकार से हरियाणवी भाषा के आधार पे सब, मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र, गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात। ठीक हो, तो फिलहाल हम लोग जानेंगे कि राज्य एवं राष्ट्र की आय क्या होती है, इनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है, उन सब के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे बढ़िया से। ठीक है, देखिए सबसे पहले जानेंगे कि आय क्या होता है। आय अर्थात इनकम, आय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनकम। आय होता क्या है, यानी इनकम क्या होता है, तो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक काम करता है, शारीरिक का मतलब हो गया फिजिकल वर्क, शारीरिक का मतलब क्या हो गया, फिजिकल वर्क। जैसे एक ईंट ढोने वाला व्यक्ति जो है, एक ईंट ढोने वाला मजदूर है, वो सिर पे जो है ईंट पूरा का पूरा जो है रख के ढोते हैं, तो वो कौन से वर्ग में आएगा, फिजिकल वर्ग में आएगा। फिजिकल का मतलब हो गया शारीरिक श्रम, फिजिकल वर्क का मतलब क्या हो गया, शारीरिक श्रम, यानी हम शरीर से जो मेहनत करते हैं वो आता है फिजिकल वर्क की श्रेणी में, और जो दिमाग से मेहनत करते हैं वो आता है मानसिक वर्ग की श्रेणी में। यानी कि तो मानसिक कार्य का मतलब हो गया कि जो दिमाग से काम करे। जैसे एक टीचर किस प्रकार का काम करते हैं, मानसिक काम करते हैं या शारीरिक काम करते हैं, मानसिक काम करते हैं, दिमाग का सारा काम होता है ना। लेकिन एक श्रमिक जो है किस प्रकार का काम करते हैं, शारीरिक काम करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी प्रकार का शारीरिक काम यानी शरीर से श्रम करता हो, या मानसिक काम अर्थात मन से यानी कि अपने दिमाग से श्रम करता हो, और इस कार्य को करने के बदले उसे जो पारिश्रमिक मिलते हैं, यानी परिश्रम का जो फल मिलता है, वो तो उसका क्या कहलाता है, पारिश्रमिक ही उसका जो है उसका आय कहलाता है।
यानी उस काम को करने के बदले में उसको जो पारिश्रमिक मिलती है वह उस व्यक्ति का क्या कहलाता है? आय कहलाता है। समझ में आ गया? यानी जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और इस कार्य के बदले में उसे जो पारिश्रमिक मिलती है वह उस व्यक्ति का क्या कहलाता है? आय कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें? आय को इंग्लिश में इनकम कहते हैं। आय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनकम। अब जो है अगर वो शारीरिक, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर शरीर से श्रम करेगा तो वो शारीरिक श्रम की श्रेणी में आएगा यानी फिजिकल वर्क, और दिमाग से मेहनत करेगा तो मानसिक श्रम की श्रेणी में आएगा यानी कि साइकोलॉजिकल वर्क, या है ना उसको कह सकते हैं माइंड वर्क, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक काम करता है और उस काम को करने के बदले में उसे जो पारिश्रमिक मिलती है वह उस व्यक्ति का क्या कहलाता है? आय कहलाता है। पीछे की क्लासेस में आप लोगों को बताया गया क्या क्या कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो बताया गया था कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन होता है जिसके अंतर्गत लोग काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति काम करके अपना जीविकोपार्जन चलाता है, अपना जीवन चलाता है, तब उस व्यक्ति का वो क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। आर्थिक क्रिया उसके बाद बताए थे। आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं? तो वैसी क्रिया जिसको करने के बाद जो है किसी प्रकार का लाभ प्राप्त होता है वो आर्थिक क्रिया कहलाता है। यानी कोई भी काम हम करते हैं और उस काम को करने के बदले में हमें लाभ मिलता है तो हमारा वो कौन सी क्रिया कहलाता है? आर्थिक क्रिया कहलाता है। उसके बाद आप लोगों को बताया गया था कि एटीएम क्या है ना। तो एटीएम एक स्वचालित टेलर मशीन है जिसके अंतर्गत एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ए से एटीएम, ठीक है। तो ए से हो गया ऑटोमेटिक, टी से हो गया टेलर, और एम से हो गया मशीन। इसको मशीन नहीं पढ़ेंगे, इसको मशीन पढ़ा जाएगा। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये एटीएम का क्या होता है? फुल फॉर्म। तो एटीएम क्या है? एटीएम एक विनिमय, एटीएम क्या है? एटीएम एक स्वचालित टेलर मशीन है। ऑटोमेटिक का हिंदी क्या हो गया? स्वचालित। स्व का मतलब क्या हो गया? यस, इसमें स्व लगा हुआ है यानी अपने से। स्वचालित यानी अपने से चालित मशीन है जो 24 घंटे रुपए निकालने तथा जमा करने का काम करता है। एटीएम से पैसे जमा भी कर सकते हैं और एटीएम से पैसे निकाल भी सकते हैं, दोनों काम एटीएम से होता है, ठीक है। तो एटीएम क्या है? एटीएम एक स्वचालित टेलर मशीन है जो 24 घंटे रुपए निकालने तथा जमा करने का काम करता है। एटीएम में हो गया। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस काम के बदले में उसे जो लाभ मिलता है वो उसकी आर्थिक क्रिया कहलाता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में जो है हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। पिछले चैप्टर का इसलिए रिवाइज करा रहा हूं ताकि याद है या नहीं ये पता चले। उसके बाद जो है आपको और भी चीजें पहले लेसन में बताई गई थी और वो क्या क्या, एक बार जो है उसका क्वेश्चन को आप लोग को रिवाइज करा देता हूं। क्वेश्चन है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? आप लोग को याद है तो आप लोग बता सकते हैं। आप लोग को बताया कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र, है ना। सेकेंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? अमेरिका ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। अगला है आपका, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? डेट याद है? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ऑप्शन ए में है 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950। देखिए कंफ्यूज कितना किया जाता है बच्चों का, है ना। 15 तारीख तीनों डेट दिया हुआ है, 15 मार्च, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर। असम 1950 है, आप लीजिए। 15 तारीख याद रखें तो 15 अक्टूबर है कि 15 सितंबर है कि 15 जून है कि 15 है ना मार्च है, क्या है? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही है, 15 मार्च 1950। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, राष्ट्रीय आय जिस देश का अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? वह देश विकसित देश कहलाता है ना।
जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। उसके बाद भारत में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? जानकारी करते हैं, आइए ना, अपना बिहार में है ना, तो पिछड़ा राज्य जो है अपना यही हमारा जो है बिहार राज्य ही पिछड़ा राज्य की श्रेणी में आता है ना। कल ही आप लोगों को बताए थे, नहीं कल 12th वाले बैच को बताया था कि पूरे हिंदुस्तान से ट्रकें भर भर के बिहार में आती है ना, पूरे हिंदुस्तान से ट्रकें भर भर के बिहार में आती हैं, लेकिन यहां से खाली रिटर्न होके जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ उद्योग धंधे हैं ही नहीं, तो यहां से क्या आप लोग बेचिएगा? उद्योग धंधे रहेंगे तब ना आप अपनी वस्तु सामग्री बनाइएगा, उसको बेचिएगा। उद्योग धंधे ही नहीं है तो आप क्या बेचिएगा? इस कारण से ट्रकें आती हैं भर के, लेकिन यहां से जाती हैं खाली। तो यानी कि हम लोग खरीद रहे हैं, बेच कुछ भी नहीं रहे। तो समझिए कि हम लोग फायदे में हैं कि घाटे में? घाटे में। फायदे में कब रहेंगे? कि जितना खरीदेंगे उससे ज्यादा बेचेंगे, है कि नहीं? तब ना फायदे में रहेंगे। तो ये हम लोग समझिए कि घाटे में जा रहे हैं, उद्योग धंधों को बढ़ाना पड़ेगा ना। तो पिछड़ा राज्य की श्रेणी में कौन सा राज्य आता है? बिहार आता है। बीमारू राज्य के बारे में बताया था, जिसमें बिहार भी शामिल था। अन्य अतिरिक्त जो राज्य शामिल थे वो बीमारू श्रेणी से अब बाहर निकल रहे हैं, बिहार को छोड़ के। हालांकि ये भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे निकलेंगे, समय लगेगा। भारत अंग्रेजी शासन का एक क्या था हुआ? उपनिवेश था। भारत अंग्रेजी शासन का उपनिवेश था। उपनिवेश को इंग्लिश में कॉलोनी बोलते हैं। ये अब कॉलोनी मतलब रेलवे कॉलोनी नहीं, कॉलोनी का मतलब हो गया कि भारत एक उपनिवेश था ब्रिटिश शासन का। भारत को ब्रिटिश ने गुलाम बनाया था और तकरीबन 200 वर्षों तक जो है भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा। कौन? अंग्रेज। और यहाँ की अर्थव्यवस्थाओं को लूट के सब लेके चला गया, खोखला करके छोड़ दिया, है ना। तो लेकिन हम लोग जो है परिश्रमी हैं, फिर से मेहनत करके फिर से सोने की चिड़िया बना लेंगे, ऐसा विश्वास है। उसके बाद जो है तो भारत अंग्रेजी शासन का एक क्या था? उपनिवेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को अंग्रेज आके ऊपर बढ़ा दिया या पूरा लूट के लेके चला गया? तो लूट के लेके चला गया तो उसको क्या कहेंगे? उसको शोषण कहेंगे, है ना। तो उसने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया, है ना। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है? प्रणाली है। द्वितीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? बताइए जल्दी से। द्वितीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। याद है कि भूल गए? द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, प्रथम क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। कोई दिक्कत? तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से किसकी परिवर्तन की प्रक्रिया है। आर्थिक विकास में देखिए, जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि रामू नाम का एक आदमी, क्या नाम का आदमी है? रामू नाम का आदमी है। अभी क्या हुआ कि प्रतिदिन 100 रुपए कमाता है। कितना कमाता है? 100 रुपए। डेली रामू 100 रुपए कमाता है। तो 100 रुपए कमाता है तो बेचारा जो उसके पास पैसे हैं उसी में सोचता है कि खर्चा करे, बचाना भी है। यानी महीने का 3000 रुपया कमा रहा है, तो वो बेचारा मेंटेनेंस उतने में करके चल रहा है। लेकिन रामू का इनकम जो है प्रतिदिन 500 रुपया होने लगे, है ना। तो महीने का कितना हो जाएगा? 15,000। तो क्या इसकी जीवन जो थी वो पहले जैसी रहेगी या थोड़ी बहुत बदलेगी? बदल जाएगी, जरा बढ़िया से रहेगा। 15,000 का महीना कमा रहे हैं, है ना। उसके बाद अगर रामू की इनकम प्रतिदिन करीब 5,000 रुपए हो जाती है ना, तब इसका जीविकोपार्जन कैसा रहेगा? डेली 5,000 रुपए कमाएगा तो रामू का जीवन में परिवर्तन आएगा या पहले जैसा जीवन रहेगा? बहुत परिवर्तन रहेगा। अब 5,000 से अगर 5 लाख पर आ जाए तो क्या ही 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, है ना। अगर 5 लाख पर आ जाए, पर डे 5 लाख कमाए, तब भयानक परिवर्तन होगा, है ना। इसमें छोटा मोटा परिवर्तन नहीं होगा, भयानक परिवर्तन होगा, है ना। तो यहां ध्यान दीजिएगा, लाभ बढ़ने से परिवर्तन की प्रक्रिया बढ़ रही है ना, यानी कि मनुष्य में चेंजेस आ रहे हैं। जैसा इनकम होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढालते चले जाते हैं। इसलिए आर्थिक विकास यानी लाभ जब हमारा बढ़ता है तो आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया, तब आदमी में परिवर्तन होता है। 100 रुपए कमा रहा है, बेचारा सोचता है कि झोपड़े में कैसे रह लेंगे।
500 रुपए कमाने लगा, ना लगता पिलर उलर देने पड़ेगा है ना। 5000 रुपए कमाने लगा, बिल्डिंग बनाने पड़ेगा है ना। अब 5 लाख डेली कमाने लगा, मॉल बना लेंगे, बड़का अपार्टमेंट बन जाएगा ना। तो जैसे जैसे लाभ बढ़ रहा है उसके अंदर परिवर्तन होता जा रहा है ना। इसलिए आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? नियोजन को। याद रखिएगा इन सब चीजों को। आर्थिक विकास की माप करने के लिए सबसे उचित सूचकांक क्या माना जाता है? तो आर्थिक विकास को मापने के लिए सबसे उचित सूचकांक प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय को पीसीआई कहा जाता है। पिछले क्लासेस में आप लोगों को सबका फुल फॉर्म बताया है ना। तो प्रति व्यक्ति आय यानी पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम को माना जाता है। यानी पर कैपिटा इनकम क्या होता है? इससे एक व्यक्ति के आय का पता चलता है कि एक व्यक्ति का सालाना इनकम कितना है। साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बहुत बिहार में साधन भरपूर मात्रा में है। देखिए बार बार जो है गुजरात के सीएम बोलते हैं, सॉरी सीएम नहीं, अब वो पीएम बन चुके हैं है ना। गुजरात के पहले जो सीएम थे अभी वो क्या बन चुके हैं? पीएम बन चुके हैं। तो जब से वो केंद्र सरकार में आए हैं वो बोलते हैं कि गुजरात के पास तो कोई खनिज संपदा इतनी ज्यादा थी नहीं जितना बिहार के पास है कि नहीं। फिर भी गुजरात कहां चला गया? और बिहार के पास खनिज संपदा भी है यानी एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है, फिर भी पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि आइए ना हमारा बिहार में सरकारी नौकरी कीजिए है ना। खाली सरकारी नौकरी से जिंदगी चलेगा तो कैसे उद्योग बढ़ेगा, है कि नहीं। इसके लिए मालिक बनना पड़ेगा ना, उद्योग धंधा स्थापित करना पड़ेगा। तो साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति कैसी है? दयनीय। बिहार में जीवन का आधार क्या है? कृषि। अधिकांश जनसंख्या यहाँ कृषि पर निर्भर है, इसलिए कहेंगे कि बिहार में जीवन का आधार क्या है? कृषि है। बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? वो बाढ़। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांट देती है। गंगा नदी से उत्तर का बिहार उत्तरी बिहार, गंगा नदी से दक्षिण का बिहार दक्षिणी बिहार। याद रखिएगा उत्तरी बिहार, अब देखिए बिहार के लोग पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। अधिकांश आबादी यहाँ पर किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। और उत्तरी बिहार पूरा बाढ़ से और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से ग्रसित रहता है। कृषि की जय हो, है ना। समझ रहे हैं ना। इसका सॉल्यूशन है, जैसे अभी कृषि क्षेत्र में बढ़ा है। अभी हाल फिलहाल में 26 जनवरी की जो परेड हुई थी, तो उस परेड में मैं गया था पटना गांधी मैदान में, देखने में बड़ा मजा आया। दिल्ली जाने का समय नहीं था, कब छुट्टी थी, तो सोचे पटना वाला परेड ही देख लेते हैं। बहुत अच्छा लगा। और मैंने अब जो है, अब दिल्ली में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, तो समझ रहे हैं कि वो केंद्र सरकार जहां पर शासन कर रही है, यानी कि और वहां पर जो है आपका ध्वजारोहण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल में तो अंतर होता है ना, और यहाँ पर कौन किए थे? राज्यपाल किए थे, बिहार के राज्यपाल। लेकिन फिर भी जो है अच्छा लगा, झांकी निकाला गया था, बच्चों का परेड था, एनसीसी वाले कैडेट्स का, साथ ही सोल्जर्स भी आए हुए थे और काफी मतलब बहुत आनंद आ रहा। और उसमें मखाना वाला चीज दिखाया गया कि बिहार में जो है मखाना किस प्रकार से बढ़ रहा है और मखाना जो है का उत्पादन बढ़ाया जाए और राज्य को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन उसके पहले बाढ़ और सुखाड़ की समस्या पर भी ध्यान देना आवश्यक है। तो बिहार के विकास में सबसे बड़ा बाधा क्या है? हुआ सबसे बड़ा बाधा क्या है? बाढ़। बाढ़ से आदमी तबाह है। उसके बाद लघुतरीय प्रश्नों में अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके मतलब काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। ये अर्थव्यवस्था कहलाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? तो जिसमें संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति तथा समाज दोनों के पास, वो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत, यदि पूछा जाए कि भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। अमेरिका कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। चीन कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है? समाजवादी। याद रहेगा ना। आर्थिक नियोजन उसके बाद था मानव विकास रिपोर्ट और आधारित संरचना। ये सारे आप लोगों को पहले अध्याय में बता दिए गए। कृषि जनित उद्योग किसे कहा जाता है?
जिन उद्योगों में कच्चा माल कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है उसे कृषि जनित उद्योग कहा जाता है। नरेगा में कितने दिनों तक रोजगार देने की व्यवस्था की गई है? 100 दिनों तक रोजगार देने की व्यवस्था की गई। मनरेगा का नाम सुने ना, तो नरेगा मनरेगा है ना, तो इसमें कितने दिनों तक रोजगार दी जाती है? साल के 100 दिन यानी 365 दिन में से 100 दिन जो है रोजगार देने की व्यवस्था है, जिसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। तो ये पहले चैप्टर का मुख्य चीज थी। डेबिट कार्ड बता दिए थे कि प्लास्टिक मुद्रा का एक स्वरूप है जिसके माध्यम से विनिमय का कार्य किया जाता है। आज दूसरा लेसन, ध्यान दीजिएगा, राज्य एवं राष्ट्र की आय। पहला का थोड़ा सा जो है रिवीजन करा दिए। अध्याय 2 हो गया आपका और कक्षा 10। तो सबसे पहले इनकम तो समझा दिए है ना। अब इनकम क्या होता है, और इनकम से पहले आज कुछ महत्वपूर्ण त्योहार है उसके बारे में भी बता देता हूं। ये त्योहार क्या है और हम लोग को मनाना क्या चाहिए, ये भी जो है जान लेना बच्चों को आवश्यक है। आज 14 फरवरी है और बहुत सारे हिंदुस्तान के बच्चे 14 फरवरी को क्या मनाते हैं? वैलेंटाइन डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वैलेंटाइन डे मनाते हैं। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है ना। लेकिन कब तक मनाते हैं? 14 फरवरी तक मनाते हैं। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी तक नहीं होता है, इसके आगे भी वैलेंटाइन डे चलता है ना। लेकिन यहीं तक जो है आधे चलता है, कहा कि आगे जो है लाल कुत्ता वाला है ना, तो सब नहीं चलता है। आगे जो है ना स्लाइव डे, तकौन डे, तकीक डे है ना, तरह तरह का डे तो अधूरे मनाया जाता है। भारतवर्ष में जो बच्चे मनाते भी हैं वो अधूरे में। हालांकि ये सब भारतीयों का त्योहार नहीं है कि नहीं। हम लोगों का दीपावली, दशहरा, होली, ये सब जो है त्योहार हम लोगों का है। छठ पूजा याद रखिएगा। तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, लेकिन याद रखिए वैलेंटाइन डे हमारे देश के लिए उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि इस दिन एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है हमारे देश के सैनिकों के साथ, हमारे देश के वीर जवानों के साथ उनकी निर्मम हत्या की गई है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए 14 फरवरी को ब्लैक डे के रूप में मनाया जाए, यानी ये हमारे इतिहास के लिए एक काला अध्याय का दिन है। सोए हुए सैनिकों को मारना ये अच्छी बात नहीं है। और हमारे देश में जो आतंकवादी घुसपैठ हुई थी, उन लोगों ने ही जो है हमारे देश के सोते हुए सैनिकों पर हमला कर दिया था और नींद में उन्हें मार दिया गया था। कायरों की तरह हमला करते हैं ना। फेस टू फेस जरा मुकाबला हो तो बात अलग हो जाता है। इस प्रकार से कायराना हरकत नहीं करनी चाहिए। यह घटना 14 फरवरी के दिन ही हुई थी, इसलिए 14 फरवरी को ब्लैक डे के रूप में मनाया जाए, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको इरेज करते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी बच्चों को देना आवश्यक है कि वैलेंटाइन डे कुछ नहीं है, ब्लैक डे जरूरी है, जिसके बदौलत आप देश के अंदर सुरक्षित हैं, उसके लिए है ना आपका ध्यान जो है सदैव रहना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा। तो आय क्या होता है? अभी बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक काम करता है और इस काम के बदले में उसे जो पारिश्रमिक मिलती है वह उस व्यक्ति का क्या कहलाता है? आय कहलाता है ना। उसके बाद आपको फुल फॉर्म भी इस चैप्टर से बताया गया था। फुल फॉर्म में क्या क्या था? जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म ये एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। इसमें से एक आपको दे देता है 10th क्लास के एग्जाम में। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पीसीआई, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? पर कैपिटा इनकम। उसके बाद है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सीएसओ, तो सीएसओ का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनआई, नेशनल इनकम। और ईडीआई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये सब फुल फॉर्म्स थे। चलिए अब सबके बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। देखिए एक ऐसी चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो सुनकर बहुत आश्चर्य होगा। देखिए सबसे पहले
भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। तो दादा भाई नौरोजी ने सन 1868 ईस्वी में एक राष्ट्रीय अनुमान लगाया था और उन्होंने एक किताब लिखा था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखिएगा। उसमें उन्होंने बताया था कि भारत का प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपया है। यानी 1868 ईस्वी में एक इंडिया का यानी कि एक हिंदुस्तान का व्यक्ति साल में 20 रुपया कमा लेता। वर्ष 1868 ईस्वी में हिंदुस्तान में एक आदमी यानी प्रति व्यक्ति आय का आकलन जब किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, तब आकलन के बाद पता चला कि एक व्यक्ति जो है एक साल में 20 रुपया कमा लेता। सोचिए, आज 20 रुपए के फोक्से में खत्म हो जाते, क्या कहते हैं उसको, पानी पूरी है ना, पानी पूरी में 20 रुपया खा जाते हैं। यानी उस समय के लोगों की जो है एक साल की कमाई तो ऐसी करोड़ करके खा जाते हैं, है कि नहीं? तो सोचिए महंगाई कितने स्तर पे बढ़ी है ना। मैंने क्या बताया था कि उस समय दहेज में एक आध को साइकिल मिलता था, और एक साइकिल किसी को मिलता था ना तो उसके पंचायत में, टोले में, मोहल्ले में 5 गांव बाद तक मतलब अरे फलनवा बाबू को फलाना गांव में साइकिल मिला दहेज में ना, किसी को रेडियो मिलता था और किसी को घड़ी पर भी पहले विवाह हो जाता था। अब संभव है, आप तो कहते हैं T20 चाहिए है ना, गजब हाल है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सामान्य लड़का है, अगर नौकरी नहीं कर रहा है तो 220 अपाची ये सब चलता है, पल्सर चाहिए। और अगर नौकरी कर रहा है ना तो एक 4 व्हीलर 15 लाख रुपया चाहिए। वो में डिपेंड करता है किस लेवल की नौकरी वो कर रहा है, उसके अनुरूप जो है उसका तिलक क्या होता है, बढ़ते जाता है ना। तो हम लोग ध्यान देंगे कि 1868 ईस्वी में किसके द्वारा जो है राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और उस समय जो है, ध्यान दीजिएगा, उस समय देश का राष्ट्रीय आय कितना था? 20 रुपया था। उसके बाद कहते हैं अनेक, इसके बाद जो है 1949 ईस्वी में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। उसके बाद फिर आगे प्रकाशित होती गई और राष्ट्रीय आय बढ़ती चली गई। 1948-49 में, याद रखिएगा, 1948 से 1949 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपए बताई गई। और प्रति व्यक्ति आय जो है 246.9 रुपए बताई गई। देखिए बबुआ, इतना रोचक बात है कि ये तो आकलन किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 ईस्वी में कि उस समय जो है राष्ट्रीय आय कितना था। तो उस समय 1868 ईस्वी में एक साल में एक व्यक्ति कितना कमा लेता था? 20 रुपया। लेकिन ये 1868 ईस्वी की बात है, आजादी से बहुत साल पहले। लेकिन उसके बाद जो है 1948 और 1949 ईस्वी में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के द्वारा उनके अध्यक्षता में जब राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया तो उस समय पूरे हिंदुस्तान की सरकार ने, यानी भारत सरकार ने एक साल में पता है कितना पैसा कमाया था? 8,650 करोड़ रुपया। इतना के पुल बना के हवा में उड़ा दिया गया। बिहार में हमको तो लगता है कि इससे ज्यादा का पुल जो है हवा में उड़ गया होगा, है कि नहीं? जितना उस समय हमारे देश की जो है एक वर्ष की राष्ट्रीय आय थी। और उस समय प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया गया तो एक व्यक्ति का इनकम कितना था बाबू? 246 रुपया, 246.9 रुपया, यानी कि 246 रुपया मान के चलिए कि उस समय एक व्यक्ति साल में कमाता था। कितना रुपया? 246 रुपया। बताएं, आज के जमाने में तो एक मुर्गा मिलता है ना।
एक मुर्गा बिकता है इतना, जितना में आदमी एक साल का जो है कमाता था उतना में तो आज के समय में एक आदमी मुर्गा बिकता है ना। क्या सब समय है। यानी कि इससे एक चीज पता चलता है कि समय अनुसार, अब जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी अक्सर जो व्यक्ति इकोनॉमिक्स की जानकारी रखता है, अर्थशास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे ये चीज तो समझ में आ रहा होगा कि कोई व्यक्ति पेटी में जमा करके और उस समय 20 रुपया बचा कर रख ले होगा, 1868 रुपये हमारे पास 20 रुपया है, आज उसके समय में उस 20 रुपये का क्या महत्व है? कुछ है वैल्यू? नहीं ना। इससे एक चीज सीख मिलती है ना कि समय अनुसार पैसे का वैल्यू घटता जाता है। इसलिए पैसा जमा करना मूर्खता है या पैसा जमा करना बुद्धिमानी है? यानी पैसे को जमा करना मूर्खता है या पैसे को जमा करना बुद्धिमानी है? ये अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से पूछ रहा हूं। इस दृष्टिकोण से पैसे को जमा करना मूर्खता है। पैसे की जगह एसेट संग्रह करना चाहिए। यानी उस समय जमीन वगैरह सस्ता मिलता था, अगर 20 रुपए का खेत खरीद लेता ढेर मना हो जाता है ना। अगर वो रहता तो आज उसकी कीमत कई गुना ज्यादा बढ़ गई होगी, लेकिन वो पैसा जमा किया तो उतना के उतने रह गया, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं आज के समय, है कि नहीं? तो व्यापारी जो होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो पैसा जमा नहीं करते। समझ में आ रहा है ना? वो अपने पैसे को कहीं ना कहीं निवेश करते हैं और ऐसे जगह निवेश करते हैं कि आने वाले समय के बाद उसका वैल्यू घटे नहीं बल्कि और बढ़े। एक बात समझ में? चलिए तो ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया, ये सारी चीजें समझ में आ रही है ना? उसके बाद है किसी एक देश में, ध्यान रखिएगा, एक देश में एक साल में जो कुल वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है वह एक साल में जितना भी उसका मौद्रिक मूल्य जो है सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। यानी एक देश में, हमारे देश के अंदर जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ तो उसका मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है कि कितना का ये हुआ, वो हमारे देश का जीडीपी कहलाता है। जीडीपी का नाम सुने होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसी को हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। और देश की, बहुत याद रखिएगा, देश की जनसंख्या से राष्ट्रीय आय में भाग देने पर, यानी एक साल का इनकम भारत सरकार का जो हुआ उसमें देश की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दी जाती है, भाग दी जाती है, और भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वो प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। इसको आप खुद भी निकाल सकते हैं। यानी एक व्यक्ति का एक साल का इनकम अगर निकालना है कि कितना इंडिया का, हिंदुस्तान कमाता है, हिंदुस्तान का हर आदमी कमाता है, तो इसके लिए क्या कीजिए, अभी राष्ट्रीय आय का आंकलन जब पेश किया जाएगा तब जो उसमें क्या कीजिए कि देश के पॉपुलेशन है 144 करोड़ आबादी से डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने पर जो भागफल आएगा वो आपको पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति का जो है हमारे देश का इनकम। ठीक है, अब ये नहीं है कि वो सबका है। जैसे अभी सुने होंगे ना कि 12 लाख तक का जो है टैक्स भारत सरकार ने माफ कर दिया। केंद्र सरकार की बजट पेश हुई और बजट पेश के दौरान जो है बोला गया ना कि 12 लाख तक की आय जो है मतलब 12 लाख तक का टैक्स माफ किया गया। लेकिन क्या बहुत सारे हिंदुस्तान की आबादी है जो साल का 12 लाख बचा पा रहे हैं? है संभव? यदि कमाते हैं तो खर्चों तो है, शुद्ध 12 लाख बचत है। अगर ऐसा हो तो हमारे देश में गरीबी काफी हद तक कम जाएगी, है कि नहीं? तो इसमें बहुत कम ही लोग हैं जिनको इतनी लाभ है। 70 से 80% आबादी को इतना लाभ नहीं मिल रहा है। चलिए, तो जो चीजें बताई गई तो सब समझ में आ गया जी। आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है? याद रखिएगा, इनकम का गरीबी के साथ क्या संबंध है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसको बढ़िया से समझिएगा। आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है? आय का मतलब होता है इनकम और गरीबी। इनकम और गरीबी, इनकम गरीबी, इनकम बढ़ेगा तो गरीबी घटेगा, है ना? इनकम बढ़ेगा तो गरीबी घटेगा और इनकम घटेगा तो गरीबी बढ़ेगा, है कि नहीं? समझ में आया? मतलब अगर जैसे रामू को बताए
कि रामू जो है आज 5 लाख रुपया डेली कमा रहा है, अगर इसका इनकम 5 लाख से 5,000 हो जाए, अब 5,000 से फिर 500 पर पहुंच जाए, अब 500 से 100 रुपया डेली पर पहुंच जाए, तो उसकी जिंदगी कैसे होगी? जैसे पहले थी वैसी रहेगी। 5 लाख जब डेली कमाता था, अब पहुंच गया 100 रुपया पर, तो कैसा दर्दनाक जिंदगी होगी, समझ में आया ना? लेकिन तो इनकम घटेगा तो गरीबी बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो गरीबी घटेगी। इसलिए आप कह सकते हैं कि आय का गरीबी के साथ बहुत गहरा संबंध है। इनकम बढ़ने से गरीबी घटती है और इनकम घटने से गरीबी बढ़ती है ना। चलिए अब इसको लिखवा देता हूं, आज के लिए इसमें इतना ही रहने देता हूं, इसको स्टॉप कर देता हूं, है ना।